Dear students, welcome to the today lecture of FOM Fundamentals of Management Unit First Overview of Management lecture number 4. In lecture number 4 we will discuss managerial roles and skills. We will discuss this topic into two parts. First of all we will discuss managerial skills and after that we will discuss managerial roles. Then first we will discuss managerial skills. Managers at every level in the management hierarchy must exercise three basic types of skills: टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। क्या मतलब होता है इसका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं वो अलग अलग लेवल पर होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। तो इन हर लेवल के मैनेजर्स को तीन बेसिक स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी होती हैं वो? टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ऑल मैनेजर्स मस्ट एक्वायर दीज स्किल्स इन वेराइंग प्रपोजिशन। लेकिन जो अलग अलग लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको ये स्किल्स सेम प्रपोजिशन में रिक्वायर्ड नहीं होती है। किसी एक लेवल को कोई एक स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, दूसरी कम रिक्वायर्ड होगी। किसी दूसरे लेवल वाले को एक स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और दूसरी स्किल्स कम रिक्वायर्ड होंगी। तो इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो मैनेजमेंट लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। तो आप इस डायग्राम से इस चीज़ को अच्छे ढंग से रिलेट कर पाओगे। अगर आप देखोगे तो थ्री बेसिक स्किल्स कौन कौन सी हैं? टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। और जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं वो कौन कौन से लेवल्स हैं? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। तो जो सुपरवाइजरी लेवल है उस पर अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो टेक्निकल स्किल्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लोअर लेवल पर होती है, मिडिल लेवल पर उससे कम होती है और टॉप मैनेजमेंट में सबसे कम होती है। इसी तरीके से जो कॉन्सेप्चुअल स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट को होगी, यानी कि टॉप मैनेजर्स को होगी। उससे कम मिडिल मैनेजर्स को होगी और सबसे कम सुपरवाइजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स को होगी। और जो ह्यूमन स्किल है वो टॉप मैनेजमेंट को भी इक्वल इंपॉर्टेंट होगी, मिडिल मैनेजमेंट को भी इक्वल इंपॉर्टेंट होगी और सुपरवाइजरी लेवल को भी इक्वल इंपॉर्टेंट होती है। तो इस डायग्राम से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनको थ्री बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं: कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। लेकिन कौन सी स्किल्स ज़्यादा चाहिए ये डिपेंड करती है उनके मैनेजमेंट लेवल पर। टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट सुपरवाइजरी लेवल पर ज़्यादा होगी, जबकि कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट टॉप मैनेजमेंट में ज़्यादा होगी, जबकि ह्यूमन स्किल्स की रिक्वायरमेंट हर लेवल पर इक्वल होगी। अब हम इन स्किल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या जाएगी? टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या होता है? टेक्निकल स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी एंड नॉलेज इन यूजिंग द इक्विपमेंट, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, टेक्निक होती है या कोई इक्विपमेंट होती है, उसकी जो नॉलेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसे हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, उसे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है। या कोई रिपेयर मैन है तो उसको जो प्रिंटर है उस प्रिंटर को रिपेयर करना आता है। तो ये कौन सी स्किल होगी? टेक्निकल स्किल होगी। कोई पर्सन है वो लेथ मशीन पर काम करता है तो लेथ मशीन को कैसे ऑन किया जाता है, कैसे उसकी मेंटेनेंस की जाती है, कैसे इससे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है, तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कौन सी स्किल बोलते हैं? टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं। तो इस स्किल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोअर लेवल पर होती है, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर वो मशीन होती हैं, उनको इस स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। तो दीज स्किल्स रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द मैकेनिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर। कोई एक मशीन है उसकी प्रॉपर नॉलेज है, उस मशीन पर कैसे काम किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, उसकी जो स्पेसिफाइड नॉलेज होती है उसे ही हम कौन सी स्किल बोलते हैं? टेक्निकल स्किल बोलते हैं। जैसे कि ड्राइवर है तो ड्राइवर को व्हीकल के बारे में पता होता है, व्हीकल के इंजन के बारे में पता होता है, कूलेंट कहाँ पर होता है उसे पता होता है, बैटरी को कैसे चेक किया जाता है उसे पता होता है। अगर गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन आ गया, बीच सड़क पर चलती हुई गाड़ी है वो रुक गई तो उसे कैसे सही करना है तो उसे ये पता होगा। इसकी जो नॉलेज होगी तो वो कौन सी स्किल है? टेक्निकल स्किल्स है। तो जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो जैसे जैसे मैनेजमेंट का लेवल हाई होता जाता है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट लोअर लेवल पर होगी, उससे कम मिडिल लेवल पर होगी और सबसे कम टॉप मैनेजमेंट पर होगी। किसी कंपनी का जो सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें
टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है। कोई मशीन ख़राब हो गई तो वो मशीन सही करने थोड़े रहेंगे, जो मशीन है वो जो सुपरवाइजर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो उस मशीन को क्या करेंगे, सही करेंगे। जो वर्कर्स हैं उनको उस मशीन को यूज करते हुए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्या आ जाती है, ह्यूमन स्किल्स। तो ह्यूमन स्किल्स का क्या मतलब होगा कि किसी भी मैनेजर की एबिलिटी कि वो अपने सबॉर्डिनेट से कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क है वो निकाल पाता है, कैसे वो इंडिविजुअल वर्क करता है और कैसे वो टीम में काम करता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्किल्स बोलते हैं। तो हर मैनेजर एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। जो मिडिल मैनेजर होता है वो सुपरवाइजर्स की रिपोर्टिंग लेता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो मिडिल मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग लेता है, जो सुपरवाइजर होता है वो वर्कर्स से रिपोर्टिंग लेता है। तो उनसे काम कराने के लिए उनके अंदर ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑल वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो उनके इमोशंस होंगे, उनका मोटिवेशन लेवल होगा, तो उनके इमोशंस और उनके मोटिवेशन लेवल का ध्यान रखते हुए उनसे काम कराने की स्किल को क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्किल्स बोलते हैं। ह्यूमन स्किल्स आर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। तो ये स्किल है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन टीम में काम करती है। कोई भी टास्क है वो टीम में दिया जाता है, और टीम एफिशिएंटली कब काम करेगी, जब आप उस टीम से उस काम को करवा पाओगे। और उस टीम से आप उस काम को कब करवा पाओगे, जब आपके अंदर गुड ह्यूमन स्किल्स होंगी। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी टर्म में सोचना, विजुअलाइज करना फ्यूचर को, कि आज से 5 साल के बाद हम कौन से मार्केट एरिया में होंगे, किन प्रोडक्ट्स के साथ होंगे, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी होगी, जिससे कि आप उन आइडियाज के बेस पर आगे डिसीजन ले सको। तो जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं वो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर डायग्नोस करने के लिए काम में आती हैं। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं वो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रेटजीज बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, फ्यूचर विजन, मिशन डिसाइड करना, ये सारे के सारे टॉप मैनेजर्स करते हैं। आज से 5 साल 10 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसके लिए आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। इनके अलावा भी कुछ एडिशनल स्किल्स हैं जो कि मैनेजर्स को चाहिए होंगी, जो कि मैनेजर के पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कौन सी आ जाती है, कंप्यूटर स्किल्स। आज की डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो किसी भी लेवल का मैनेजर हो उसे कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए, एमएस ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा मेल भेजना आना चाहिए, मेल रिसीव करना आना चाहिए। तो आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका खुद का ईआरपी सिस्टम होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम होता है, उस पर उन्हें वर्क करना आना चाहिए। तो आज की डेट में कंप्यूटर स्किल मस्ट है हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डिसीजन में हेल्प करते हैं, तो उनको उन सॉफ्टवेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल कौन सी है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बात को कहते हो, दूसरे की बात को सुनते हो और आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होंगे वो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं रखेंगे तो वो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। सेल्स मैनेजर है, अगर उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो वो कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। परचेज मैनेजर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी तो वो सप्लायर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो हर लेवल के मैनेजर के लिए, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए, एचआर मैनेजर के पास अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो वो इंडस्ट्री के बेस्ट टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हर लेवल के मैनेजर के लिए, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स ओरली भी और वर्बली, रिटर्न भी होनी चाहिए। मतलब कि रिटर्न में भी ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई भी मेल लिखता है तो इसी तरीके से अगर वो किसी से बात कर रहा है तो ओरली भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का मतलब क्या होगा कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की आप प्रॉपर प्लानिंग करो और उनका प्रॉपर यूज करो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बोलते हैं। तो हर मैनेजर के पास रिसोर्सेज होते हैं और जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, तो इसके लिए आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एनालिटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल। मैनेजर किसी भी लेवल पर हो उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 5 अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, लेकिन एट ए टाइम आप किसी एक ही मार्केट में एंट्री कर सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है और आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स कितने हैं, 5, तो उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को ही सेलेक्ट करना कि एशियन मार्केट में एंटर करना है, यूरोपियन मार्केट में एंटर करना है, अमेरिकी मार्केट में एंटर करना है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो जाएंगी। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। तो उसके लिए आपको एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस कर कर आप जो डिसीजन लेते हो तो वो आपका डिसीजन सही होने के चांसेस होते हैं। तो आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। आपके 5 प्रोडक्ट्स हैं, आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स हैं 2 प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनके पीछे क्या रीजन है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। तो एनालिटिकल स्किल्स मीन एबिलिटी टू वर्क आउट ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन इनटू कंपोनेंट। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर पाओगे, तभी आप गुड डिसीजन ले पाओगे जब आपके अंदर कौन सी स्किल्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। तो ये मैनेजरियल स्किल्स हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक स्किल्स कौन कौन सी हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इसके अलावा एडिशनल स्किल्स कौन कौन सी हो जाएंगी, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब अपन इस टॉपिक का, इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मैनेजरियल रोल्स। तो मैनेजरियल रोल्स का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट के आपको नंबर ऑफ फंक्शंस बता चुका हूं मैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर को मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। रोल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रोल में उसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर को शो करना होता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजरियल रोल्स बोलते हैं। तो हेनरी मिंचबर्ग ने टोटल 10 रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं मैनेजर्स के लिए, और अगर हम उन 10 रोल्स को डिवाइड करते हैं तो 3 मेन ग्रुप्स आते हैं जिनके अंदर उन 10 रोल्स को डिवाइड किया गया है। तो बेसिक जो मैनेजरियल रोल्स होंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। और जब हम इनको आगे सब डिवाइड करते हैं तो टोटल 10 टाइप्स के मैनेजरियल रोल्स आते हैं। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली 3 मैनेजरियल रोल्स कौन कौन से हुए, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। तो इंटरपर्सनल रोल्स में कौन कौन से रोल्स होते हैं, फिगर हेड, लीडर और लाइजनिंग रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स में कौन कौन से रोल्स होंगे, मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। और डिसीजनल रोल्स में कौन कौन से रोल्स होंगे, एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूटर, हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। तो डिसीजनल रोल्स में 4 रोल्स हुए, इंफॉर्मेशनल में 3 रोल्स हुए, इंटरपर्सनल में 3 रोल्स हुए, तो टोटल 10 मैनेजरियल रोल्स होते हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स है उससे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंटरपर्सनल रोल्स में वो इंफॉर्मेशन मिलती है और उन इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजनल रोल्स में क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट रोल कौन सा आ गया, इंटरपर्सनल रोल्स। द इंटरपर्सनल रोल्स लिंक ऑल मैनेजरियल work together. The 3 interpersonal roles are primarily concerned with interpersonal relationship. तो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए जो रोल प्ले करता है उसे हम कौन सा रोल बोलते हैं, इंटरपर्सनल रोल्स। तो फर्स्ट क्या है, फिगर हेड रोल। द मैनेजर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ द फॉर्मेलिटी। किसी भी कंपनी का
सीईओ है तो वो जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा रोल होगा, फिगर हेड रोल। की ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट कर कर अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका ये रोल कौन सा हो गया, फिगर हेड रोल। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली फिगर हेड रोल को क्या करते हैं, प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में जो डायरेक्टर सर हैं वो फिगर हेड रोल प्ले करेंगे, चाहे बीटीयू के सामने इंफॉर्मेशन देनी हो या एआईसीटी के सामने इंफॉर्मेशन देनी हो या किसी भी अथॉरिटी के सामने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना हो, तो डायरेक्टर सर हैं वो कॉलेज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम पर जो डायरेक्टर सर का रोल हो गया वो कौन सा रोल हो गया, फिगर हेड रोल हो गया। सेकंड आ जाएगा लाइजन रोल। लाइजन रोल का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर है उसे अपने सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को, मीडिया के साथ रिलेशन को मेंटेन रखने पड़ते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं। सप्लायर है ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है, डिस्ट्रीब्यूटर है ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है। तो उनके साथ जो रिलेशंस मेंटेन करते हैं जिससे कि उसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी लाइजनिंग के बेस पर है वो इंफॉर्मेशन निकलवा सके, तो वो रोल कौन सा होता है, लाइजन रोल होता है। नेक्स्ट क्या होगा, द लीडर रोल। इसमें जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, तो उस टाइम पर उसका जो रोल होता है वो कौन सा रोल होता है, लीडर रोल होता है। सेकंड आ जाएगा इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशन रोल्स में मैनेजर बेसिकली इंश्योर करता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हो। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में भी बेसिकली 3 रोल्स होते हैं, मॉनिटर रोल, डिसेमिनेटर रोल और स्पोक्स पर्सन रोल। मॉनिटर रोल का क्या मतलब होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, कलेक्ट करना और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को आगे भेजना। तो जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका रोल कौन सा है, मॉनिटर रोल। जैसे कि ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर के अंडर में 5 असिस्टेंट मैनेजर्स आते हैं, तो वो हर महीने उन 5 असिस्टेंट मैनेजर से उनकी सेल्स की रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा है, तो उसका रोल कौन सा होगा, मॉनिटर रोल। इसी तरीके से जोनल मैनेजर है उसके अंडर में 10 ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, तो वो 10 ब्रांच मैनेजर से एवरी मंथ उनकी ब्रांच से जो सेल्स हो रही है उसकी रिपोर्ट को कलेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर उसका रोल क्या होगा, मॉनिटर रोल। सेकंड क्या होता है, डिसेमिनेटर रोल। डिसेमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं फैलाना। तो जो मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, जो उसने कलेक्ट की है, तो वो अपने सुपीरियर्स को उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है, फॉरवर्ड करता है, तो उस टाइम पर जो उसका रोल होगा वो कौन सा रोल होगा, डिसेमिनेटर रोल होगा। जैसे कि ब्रांच मैनेजर है उसने असिस्टेंट मैनेजर से उनकी सेल्स की रिपोर्ट कलेक्ट की, रिसीव की, जब तो उसका रोल था मॉनिटर, लेकिन जब ब्रांच मैनेजर ने जोनल मैनेजर को उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया अपनी ब्रांच की, तो उस टाइम पर उसका रोल कैसा हो गया, डिसेमिनेटर रोल हो गया। तो द मैनेजर ट्रांसमिट स्पेशल इंफॉर्मेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उनका रोल कैसा हो गया, डिसेमिनेटर रोल। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो टॉप लेवल मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उनका रोल कैसा हो गया, डिसेमिनेटर रोल हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्पोक्स पर्सन रोल, जिसको प्रवक्ता बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वेदर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो। तो मीडिया के सामने कोई भी कंपनी की या पार्टी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है तो वो जो स्पोक्स पर्सन होता है वो उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है, तो उस टाइम पर इसका रोल कैसा हो जाता है, स्पोक्स पर्सन रोल हो जाता है। तो द मैनेजर डिसेमिनेट्स द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन इनटू इट्स एनवायरनमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में मीडिया को बता रही है जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज मिले। तो जो मैनेजर है उस टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में मीडिया को बता रहा है, तो उस टाइम पर जो उसका रोल होगा वो कैसा रोल होगा, स्पोक्स पर्सन रोल होगा। तो मीडिया भी उसी स्पोक्स पर्सन से ही पूछेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर मीडिया को उनके क्वेश्चंस का आंसर देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पोक्स पर्सन की होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रवक्ता। नेक्स्ट रोल कौन सा आ जाता है, डिसीजनल रोल्स।
तो डिसीजनल रोल्स का क्या मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशनल रोल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके थ्रू आप प्रॉपर क्या लें, डिसीजन लें। तो इसमें बेसिकली डिसीजनल रोल्स में आपके 4 रोल्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर रोल, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इनोवेटिव टास्क करना, कोई भी नया चेंज लाना, कोई भी नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कराना, नए आइडियाज़ देना। तो अगर आप एज ए मैनेजर कोई नया आइडिया दे रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हो, तो आपका जो रोल होगा वो कैसा रोल होता है, एंटरप्रेन्योर रोल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में है, वो अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जा रही है, तो उस टाइम पे जो मैनेजर का रोल होगा वो कैसा रोल होगा, एंटरप्रेन्योर रोल होगा। सेकंड क्या है, डिस्टरबेंस हैंडलर रोल, नाम से ही पता है जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई थ्रेट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उस टाइम पर आपका जो रोल होता है जिससे कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर रहे हो, आप डिस्प्यूट्स को या क्राइसिस को सही कर रहे हो, एनवायरनमेंट में जो थ्रेट आ गए हैं उनसे आप बच रहे हो, तो उस टाइम पर आपका रोल कैसा हो जाता है, डिस्टरबेंस हैंडलर रोल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो एचआर मैनेजर है उन वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर कर उस स्ट्राइक को खत्म करवा रहा है, तो उस टाइम पर एचआर मैनेजर का रोल क्या हो गया, डिस्टरबेंस हैंडलर रोल हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स एलोकेटर रोल, नाम से ही पता है कि ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली बताई जा चुकी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट करना ये डिसीजन किसका होता है, मैनेजर का होता है। तो जब वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है तो उस टाइम पर उसका रोल क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेटर रोल हो गया। तो द मैनेजर डिसाइड्स हु गेट रिसोर्सेज, शेड्यूल, बजट, सेट प्रायोरिटीज एंड चूजेज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन विल अप्लाई इट्स इफेक्ट्स। और लास्ट क्या है, नेगोशिएटर रोल। तो जब मैनेजर का रोल नेगोशिएटर का होता है तो नाम से ही पता है नेगोशिएटर का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जब आप नेगोशिएट करते हो तो आपका रोल क्या हो जाता है, नेगोशिएटर रोल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप परचेज मैनेजर हो, आप अपने सप्लायर के साथ रॉ मटेरियल की प्राइजेस के रिगार्डिंग बार्गेनिंग कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट प्राइस में रॉ मटेरियल मिले, तो उस टाइम पर आपका रोल कैसा हो गया, नेगोशिएटर रोल हो गया। तो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं या जो कि मैनेजरियल लेवल पर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर है वो किसी एम्प्लॉय से सैलरी के रिगार्डिंग बार्गेनिंग कर रहा है, एम्प्लॉय है जो कैंडिडेट है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो आप चाह रहे हो कि आपकी जो सैलरी रेंज है वो सैलरी रेंज में फिक्स हो जाए और यस बोल दे, तो उसके लिए आप उससे नेगोशिएट कर रहे हो। तो जो अब आपका जो रोल होगा वो कैसा रोल कहलाएगा, नेगोशिएटर रोल कहलाएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, बेसिकली मैनेजर के रोल्स होते हैं। तो टोटल 10 रोल्स थे जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था मैनेजरियल रोल्स एंड स्किल्स, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 था, कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।